हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रामर पार्ट को लेकर। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो यूपीटीजीटी पीजीटी 2022 में जो एग्जाम को लेकर फॉर्म फिल करवाए गए थे, तो उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आउट कर दी गई है और कहा गया है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ये एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे और उसी के लिए हम ये जो ग्रामर का पोर्शन बचता है उसको भी साथ ही साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन भी पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर एक कोटेशन ऐड की है और बहुत ही प्यारी लग रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भी डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। ऐसा होता है कि ये काम हमें अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने ये कोटेशन ऐड की है, देखते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो यहाँ पर ये एक मतलब मोटिवेशन के लिए है, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डिमोटिवेट होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके लिए ये कभी मत सोचो कि कल क्या होने वाला है। जो करना है आज ही करना है, इस उद्देश्य से लगे रहो और हो सकता है कि जो वक्त है, समय है, वो खुद ही चलकर हमारे पास आ जाए और अच्छा समय लेकर आए। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप्स होते हैं वो 8 टाइप्स होते हैं। कितने? 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। यदि आप किसी भी मतलब इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इनका नॉलेज जरूर होना चाहिए। और हम आज जो है बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल पर चलेंगे। ओके, तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 प्रकार होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। और इनको जो मतलब इनकी जो परिभाषा है उसको थोड़े थोड़े छोटी छोटी परिभाषा के रूप में लिखी हूँ, और जिसकी वजह से हमें लर्न रहेगा कि ये किस तरह से मतलब कौन सी परिभाषा किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टाइप होता है किससे रिलेटेड है। जैसे नाउन की बात करूं तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, मतलब कि जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं तो उसे नेम जब दे दिया जाता है तो उसे नाउन बोलेंगे। तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे जो हमको जितने भी चीजें इस यूनिवर्स में दिखाई देती हैं वो सब क्या होती है? नाउन होती है। हम जिनको नाम दे सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारी जो कुछ भी हो तो उसे हम नाउन कहेंगे। जैसे आप अपनी जगह पर देखिए, जहां पर आप रूम पर जैसे बैठे हो तो आप वहां पर देखिए कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप ये देखेंगे कि आपके पास, जैसे आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपके पास बुक होगी, नोटबुक होगी, पेन हो गए। तो इसी तरह से और भी बहुत चीज होंगी। तो ये सब क्या होंगी? ये नाउन होंगी। ओके, तो अब बात करती हूँ प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे प्रोनाउन, इससे ही पता चल रहा है, हम इसको 2 वर्ड में तोड़ते हैं, 2 भागों में, प्रो और नाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर दे, उसके स्थान पर आकर उसके जो स्थान होता है, उसका प्लेस होता है, उसको ले ले, उसे प्रोनाउन बोलेंगे। मतलब रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब हम कोई ऐसे सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं जिसमें एक ही नाउन का बार बार यूज होता है, वो बार बार रिपीट होता है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है। तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम। ऐसे ही अदर सेंटेंस यदि बनाती हूँ तो वहां पर हम राम राम बार बार राम का जब सेंटेंस हमारा पूरा होता है, फिर जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहां पर राम का यूज होता है। तो राम की जगह पर जब हम उसे ही से रिप्लेस करेंगे तो वो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करती हूँ एडजेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो ये एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। डी को क्या करेंगे? साइलेंट करेंगे। तो इसे एडजेक्टिव नहीं बोलकर इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो ये
क्या करता है, जो एडजेक्टिव की परिभाषा को देखें तो क्वालिफाइज अ नाउन प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। जैसे उसमें कुछ क्वालिटी बताने के लिए जब हम किसी को नाउन या प्रोनाउन के साथ जैसे हम कोई क्वालिटी बताते हैं, वो बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, तो इस तरह जब हम उसमें कुछ एडिशनल ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि गुड गर्ल, सीता इज गुड गर्ल, तो यहाँ पर गुड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा और गर्ल क्या होगा, नाउन होगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्ब की। तो जो वर्ब होता है वो क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, स्टेट वर्ड होता है। मतलब एक्शन का मतलब है जब हम कार्य कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कभी एक्शन दिखाया जाता है तो उसे एक्शन वर्ड मतलब वो वर्ब ही होती है। और स्टेट वर्ब की बात करूं तो जैसे हम सो रहे हैं तो वहां पर स्टेट वर्ब, हम जैसे कुछ फील करते हैं, स्मेल करते हैं, तो ये स्टेट वर्ब मतलब ये एक्शन नहीं कर रहा होता है। जैसे सोना कोई कार्य थोड़ी ना होता है। इस तरह से हम जो स्टेट वर्ड होते हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो जो एक्शन करे या फिर स्टेट वर्ड हो तो उन्हें वर्ब बोलते हैं। अब एडवर्ब की बात करूं तो यहाँ पर एडवर्ब, तो ये जो आर होगा ये भी क्या होगा, साइलेंट होगा। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो आर को साइलेंट कर देते हैं, इसे बोलेंगे एडवर्ब। ओके, तो क्वालिफाइज द वर्ब, जब कोई मतलब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि नाउन प्रोनाउन को नहीं क्वालिफाई कर रहा हो। नाउन प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, तो वो एडजेक्टिव करता है। अब प्रीपोजिशन की बात करूं तो ये रिलेटिंग वर्ड होता है। जैसे कि प्री जो पहले से ही हो, मतलब प्री का मतलब होता है पहले से, और जो पोजीशन मीन्स स्थिति, जो पहले से ही किसी की स्थिति को निश्चित कर रहा हो। जैसे कि किसी सेंटेंस के बारे में बात करूं तो वहां पर जो नाउन या प्रोनाउन के पहले जो एक छोटा सा वर्ड यूज होता है तो वो प्रीपोजिशन होगा, और वो एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या करेगा, रिलेट करेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये मतलब पोजीशन को बताता है, उसकी एक्चुअल स्थिति को बताता है, जो प्रीपोजिशन होता है। अब कंजंक्शन की बात करूं तो ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ये मतलब जोड़ने का काम करता है, चाहे वो फिर फ्रेज हो या सेंटेंस हो या क्लॉज हो, तो वहां पर हम इसे कंजंक्शन बोलेंगे। जैसे राम एंड श्याम, तो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, तो ये क्या होगा, कंजंक्शन होगा, मतलब ज्वाइनिंग वर्ड। अब इंटरजेक्शन की बात करूं तो ये एक्सप्रेशन वर्ड होता है, मतलब कि सडन फीलिंग को दिखाता है। जब हम सडन फीलिंग को शो करते हैं तो वहां पर हम कहेंगे इंटरजेक्शन होता है। और ये बहुत ही कम एग्जाम में पूछता भी है, मतलब एग्जामिनर इसे बहुत कम पूछता है। ज्यादातर ये जो 7 टाइप्स हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इंटरजेक्शन की बात करूं तो ये सडन फीलिंग कैसे, जैसे हुर्रा वी वन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए, तो यहाँ पर जो हुर्रा वर्ड होगा वो इंटरजेक्शन, वो सडन फीलिंग को बता रहा होगा। और ऐसे जैसे सैड होता है, तो जब कभी कोई सैड होगा तो दूसरी तरह का फीलिंग होगा, तो उसे इंटरजेक्शन के अंतर्गत ही रखेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे ये नाउन है, तो नाउन के बाद जो यूज होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। माउस थोड़ा कम चल रहा है, इस वजह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करूं तो ये एडवर्ब, क्या होगा, एडवर्ब। और इसके बाद में फिर भी क्या आएगा, एडवर्ब ही आएगा। जैसे आप कोई सेंटेंस देखते हो, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड, अभी आप बीपीएससी का एग्जाम लेकर देख लीजिए, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मतलब सेंटेंस दे दिया गया और उसमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया गया और कितनी बार यूज किया गया है, ये भी पूछा गया है। तो जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये नाउन है, यदि कोई सेंटेंस है यहाँ पर नाउन यूज किया गया तो उसके तुरंत पहले एडजेक्टिव यूज होगा और उसके फिर तुरंत पहले एडवर्ब होगा। जैसे एक बार एडवर्ब का यूज कर लिया गया है तो यहाँ पर दोबारा फिर एडवर्ब का यूज किया जा सकता है। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे कि हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते हैं तो आसानी से पहचान लेते हैं। ओके, अब चलिए फिर से मेरे साथ एक बार आप रिपीट करिएगा तो वो जल्दी से लर्न हो जाएंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, तो 8 टाइप्स होते हैं। तो उसमें देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, तो नाउन क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। प्रोनाउन होगा रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। एडजेक्टिव की बात करूं तो क्वालिफाइज अ नाउन, प्रोनाउन
जो नाउन प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे। वर्ब की बात करूं तो एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करे। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है। और कंजंक्शन की बात करूं तो ज्वाइनिंग वर्ड होता है। इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन वर्ड या फिर सडन फीलिंग को शो करता है। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार होते हैं उनको बेसिक जो होते हैं उनको देख ली है। अब हम नाउन पर चलते हैं और नाउन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो नाउन होता है, अब अभी मैं आपको बता रही थी कि जो कुछ भी हमें दिखाई देती है, जैसे हम अपने रूम में बैठे हुए हैं और वहां पर हम जो भी चीजें देख पा रहे हैं तो उन्हें हम क्या नाउन बोलेंगे, उन्हें नाम दे पा रहे हैं तो वो नाउन होंगे। तो ये भी सिंपल सी परिभाषा है कि एवरीथिंग इज नाउन, कुछ भी जो सब कुछ है वो सब क्या होता है, नाउन होता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस या थिंग जो होती है उन्हें नाउन कहते हैं। तो अब जैसे पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो पर्सन का मतलब है लिविंग से, जिनके अंदर जान होती है उन्हें हम पर्सन के अंतर्गत रख रहे हैं। इसमें ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ लोगों के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ लिविंग बीइंग के बारे में बात की जा रही है। और थिंग के बारे में यदि बात करूं तो इसका मतलब होता है जो नॉन लिविंग होती है, जिनके अंदर जान नहीं होती है तो उन्हें थिंग के अंतर्गत रखेंगे। ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। और प्लेस की बात करूं तो जो जैसे जगह हो गई, कोई प्लेस है तो वहां के बारे में बात की जा रही है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे रवि, बुक, डॉग, स्कूल, मुंबई। तो ये सब क्या है, ये नाउन है। अब आप इनको पहचानेंगे कैसे, जैसे रवि क्या है, पर्सन है, ये लिविंग है। और बुक नॉन लिविंग है, ये थिंग है। और डॉग एनिमल है तो ये भी लिविंग बीइंग के अंदर ही आएगा। और स्कूल, यहाँ पर मुंबई प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करती हूँ कि हम नाउन को पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नाउन को किस तरह से पहचान सकते हैं। जैसे कि जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई सेंटेंस दे दिया गया, उसमें पूछेंगे कि इसमें कितनी बार नाउन का यूज किया गया है, तो आपको उसको किस तरह से पहचानना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब व्हाट, हु और whom का रिप्लाई मिले, व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है किसे या फिर कौन, और whom की बात करूं तो किसको। तो जब इनका रिप्लाई आए सेंटेंस में तो वहां क्या होगा, नाउन का यूज किया गया होगा। तो जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, तो यहाँ रीना सेंग अ सॉन्ग, रीना सेंग व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट का मतलब होता है, यहाँ सेंग अ सॉन्ग मतलब सॉन्ग क्या है, यहाँ व्हाट का रिप्लाई है तो ये क्या होगा, नाउन होगा। हु सेंग अ सॉन्ग, तो यहाँ हु का रिप्लाई मिल रहा है तो ये भी क्या होगा, नाउन होगा। ओके, क्लियर हो रहा है। अब जैसे टुमारो नेवर कम्स, तो जो टुमारो होता है वो कभी नहीं, जो कल होता है वो कभी नहीं आता। तो ये क्या कभी नहीं आता, टुमारो। व्हाट नेवर कम्स, तो यहाँ पर जो ये टुमारो है ये नाउन होगा। और अब आगे बात करूं तो लव कॉजेज हैप्पीनेस, व्हाट कॉजेज हैप्पीनेस, तो यहाँ पर जो हैप्पीनेस है ये नाउन है। और इसको पहचानने का एक और तरीका है, जब कभी किसी वर्ड के पीछे NESS का यूज किया जाता है, तो जैसे हम हैप्पी लिखते हैं, हैप्पी प्लस नेस, तो यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे कि ये जो वर्ड है ये चेंज हो जाता है। वाई की जगह आई का यूज करेंगे और नेस, तो ये क्या बन जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। ओके, तो अब जैसे व्हाट कॉजेज हैप्पीनेस, तो यहाँ पर लव, ये भी क्या होगा, नाउन ही होगा। इसमें से दोनों व्हाट का रिप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या, लव और यहाँ हैप्पीनेस, ये दोनों नाउन होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि वर्ड दिए हुए हैं, इनसे हम कैसे नाउन को पहचान सकते हैं। जैसे सी, लिसन, टच, फील, थिंक, स्मेल, टेस्ट, तो ये स्टेटिव वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं कि ये भी किस तरह से हम इन्हें पता कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, लिसन कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं या टेस्ट कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, नाउन ही होगा। ओके, अब बात करती हूँ व्हेन एंड वेयर के बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नोट डालकर लिख सकते हो। जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, और जो वेयर का रिप्लाई होता है वो
भी एडवर्ब होता है। तो जैसे व्हेन और वेयर का रिप्लाई जब मिले तो वहां पर एडवर्ब होगा। आप सेंटेंस के यूज पर जाइएगा कि उसके जो यूसेस हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ पर ये मत देखिए जैसे कि ये सेंटेंस है, यहाँ पर मुंबई दिया है तो इसका मतलब कि ये प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये मत सोचकर आप यहाँ पर नाउन मत लगा दीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट का है। इस तरह नहीं, हम पहले पूरा सेंटेंस देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका रिप्लाई क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे राम हैड गॉन टू मुंबई, राम कहाँ गया, मुंबई गया। तो यहाँ पर जो रिप्लाई आ रहा है वो वेयर का आ रहा है, तो वेयर का रिप्लाई होने की वजह से ये एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा, ना कि नाउन। ओके, समझ में आ रहा होगा। श्याम वेंट होम, श्याम गया, होम कहाँ गया, श्याम वेंट होम। तो यहाँ पर जो होम है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे राधिका केम लेट, तो राधिका लेट आई, राधिका केम लेट, राधिका कब आई, तो यहाँ व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए ये जो लेट है ये एडवर्ब होगा। ओके दोस्तों, अब बात करती हूँ नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें क्या देखने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो जो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेनली नाउन के टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं, 5 प्रकार की नाउन होती है। और यहाँ पर एक और भी मतलब इस तरह है कि कहीं कहीं आपको 2 टाइप देखने को मिलते हैं नाउन के। तो यहाँ पर यदि नाउन के 2 टाइप मिल रहे हैं तो वो होगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये 2 टाइप जैसे होते हैं तो इसी के अंतर्गत काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही जो 2 बाकी बचे हुए होते हैं 3 टाइप्स उनको रख दिया जाता है। और इस तरह बात करूं तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर मैं आपको अभी बेसिक ही समझा देती हूँ कि इसका मतलब हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए और फिर इसका जो एडवांस लेवल है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो नाउन, प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी प्रॉपर पर्सन का जो नेम होता है या प्लेस या थिंग के नेम के बारे में बता रहा होता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मतलब कि वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात कर रहा हो। और कॉमन की बात करूं तो यहाँ एक ही जाति का हो, कॉमन हो, तो वहां पर आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि जो कॉमन होने की बात करें। जैसे प्रॉपर नाउन की बात करूं तो यहाँ राम हो गया, राम, या फिर आप सीता लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे देखेंगे कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। राम किस तरह एक पर्टिकुलर पर्सन है, सीता भी एक पर्टिकुलर पर्सन है। जब कॉमन नाउन की बात करेंगे तो यहाँ जैसे बॉय हो गया, तो ये पूरे जितने भी लड़के होते हैं उनको बता रहा है, तो मतलब सबके लिए कॉमन ही यूज होगा। और गर्ल की बात करूं तो सीता जैसे वहां पर स्पेसिफिक थी, लेकिन यहाँ पर जो गर्ल की बात करेंगे तो ये फिर कॉमन, सभी जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके चाहे जो भी नाम हो वो सब गर्ल के अंतर्गत आ जाएंगी। चाहे वो सीता, गीता, राधा कोई भी हो, उनको हम गर्ल ही बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पर कॉमन बात की जा रही है, तो ये कॉमन नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो यहाँ ग्रुप को बताता है, ग्रुप डिनोटिंग होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों का समूह होता है उसे बेबी बोलते हैं, तो इस तरह से हम उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे FAQS, तो यहाँ पर जैसे F का मतलब होता है फीलिंग और A का मतलब होता है एक्शन, Q का मतलब होता है क्वालिटी और S का मतलब होता है स्टेट। जैसे जब हम किसी की फीलिंग, जिनको हम मतलब ये कहने का है कि जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फीलिंग हो गई, लव फीलिंग हो गई। एक्शन की बात करूं तो किसी तरह का जो कार्य हो गया, हम उसे कर तो रहे हैं लेकिन हम उसे सिर्फ फील कर पा रहे होते हैं, हम उसे टच नहीं कर पा रहे होते हैं। और क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी हो गई। स्टेट की बात करूं तो चाइल्डहुड, इस तरह से जो भी स्टेट होते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। मटेरियल नाउन की बात करूं तो मतलब किसी पदार्थ के बारे में यदि हम बात करें तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहेंगे। मतलब समझाने का ये है कि जैसे गोल्ड, सिल्वर,
या वाटर, इस तरह से जो भी मटेरियल होते हैं उन्हें मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। इसे हम 3 फॉर्म में बांटते हैं। कितने फॉर्म में बांटते हैं? 3। तो पहले होगा सॉलिड, लिक्विड और फिर होगा गैस। तो सॉलिड में जैसे देख पाएंगे आयरन हो गया, लिक्विड में आप देख पाएंगे ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, और यहाँ पर लिक्विड हो गया। और गैस तो आपको पता ही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब जैसे कि आज जो हम डिस्कस करेंगे, अभी प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर प्लेस, थिंग या पर्सन के नाम के बारे में जो बताता है उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और यहाँ पर जो मेन बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर ही होता है। जैसे प्रॉपर नाउन की बात कहूं तो यहाँ पर हम राम लिख रहे हैं, तो राम के साथ हम एस नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये हमेशा जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर ही रहेगा, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मतलब ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट राम हो गया, तो राम के साथ जैसे कोई वर्ब है, जैसे कम ले लिए, तो कम तो फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, लेकिन इसी के साथ यदि हम एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ओके, अब जैसे प्लूरल की बात करूं तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम कम का यूज करेंगे। यहाँ पर यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये प्लूरल वर्ब हो गया, और ये प्लूरल सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं नाउन के साथ यदि हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और वहीं पर यदि हम वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे नाउन है, इसके साथ हम एस या ईएस जोड़ रहे हैं। जैसे कि बुक हो गया, बुक क्या होगा? एक है, बुक का मतलब होता है वो सिंगल है, और उसी के साथ यदि हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। मतलब कि ये प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी तो वो प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि एक से अधिक कोई भी वस्तु या पर्सन या प्लेस है, यदि एक से अधिक है तो वो प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। और यदि एक ही है तो उसके साथ हम सिंगुलर का यूज करेंगे, मतलब कि वो सिंगुलर होता है। और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अभी इनको बनाना भी मैं बता दी कि जैसे नाउन के साथ एस या एस लगेगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, बुक के साथ यदि हम एस लगा रहे हैं तो ये बुक्स हो जाएगा, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है। और वहीं पर यदि हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं, जैसे कम जो था वो फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, उसी के साथ हम एस जोड़ देते हैं तो वो कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एग्जाम्पल्स को और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 गर्ल्स इज आर कमिंग, तो यहाँ पर आप अभी मैं आपको पीछे समझा के आई कि जैसे एक सब्जेक्ट होगा, यदि सिंगल है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और वहीं पर यदि एक से अधिक है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर फाइंड आउट करिएगा। जैसे 3 गर्ल्स, एक से अधिक है, जो लड़कियां हैं वो एक से अधिक है, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो 3 गर्ल्स आर कमिंग। ओके, दिस इज राइट। अब देखते हैं 3 इडियट्स। अब यहाँ पर आप फाइंड करिएगा, इस आएगा या आर आएगा। तो 3 इडियट्स इज आर कमिंग, क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर आर का यूज ही करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई पर्सन या प्लेस या थिंग एक से अधिक हो तो वहां पर हम फिर प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट करने वाली बात रहेगी, क्योंकि थोड़ा मैं इसको डिफरेंट बना रही हूँ। 3 इडियट्स इज आर अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो जैसे जो 3 इडियट्स मूवी है, जो कि आमिर खान के द्वारा, मतलब उसमें एक्टर है आमिर खान, तो उनके द्वारा एक मूवी बनाई गई थी 3 इडियट्स। तो ये क्या बता रहा है? किसी
एक मतलब टाइटल के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर आप ये जब सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो ये क्या बता रहा है, अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो यहाँ पर जो 3 इडियट्स है ये मूवी के बारे में है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आप एस देकर इसे 3 इडियट्स मतलब ये पर्सन के बारे में नहीं है, ये मत देखिएगा, यहाँ ये टाइटल के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अब जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो जो गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक है वो एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो जब हम किसी बुक की बात कर रहे हैं उसमें यदि एक बुक की बात की जा रही है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज। तो जो अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है तो वो किस तरह का कलेक्शन है, एडवेंचरस स्टोरीज का कलेक्शन है, इसलिए सब्जेक्ट जो है इसका अरेबियन नाइट्स एक बुक है, तो ये यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप नए हैं चैनल में तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसमें और कैसे मतलब और कितना अच्छे तरीके से आप तक रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, तो उसके बारे में बताइए मैं किस तरह से और पढ़ाऊँ कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा फील हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम। ओके, थैंक यू।